हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज बात करेंगे भारतीय संविधान और उनके एक्ट के बारे में। दोस्तों भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास के बारे में बात करते हैं तो 1757 को प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट कंपनियां ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। वे निम्न हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके बाद इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की विशेषताएं की बात करें अगर हम लोग इस एक्ट की, तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसे में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा MP थे और अन्य 3 न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसे एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। 1784 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ईस्वी में चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा नियंत्रक बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 में चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए अधिक बढ़ा दिया गया। कंपनी ने के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 में इससे पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने में सुविधा मिल गई। अब बात करेंगे 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। पहला, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। दूसरा, अब इस कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करने रह गया। तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चौथा, बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। पाँचवा, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। छठा, भारत के दास प्रथा के विधि विरुद्ध घोषित किया गया और तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। सातवां, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म,
जन्म स्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर आयोग न ठहराया जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल के परिषद के राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिल गया। नवा, भारतीय कानूनों को वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति व्यवस्था की गई। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। अब हम लोग बात करेंगे 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। पहला, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों का अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। 1858 ईस्वी को का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं। पहला, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का सृजन हुआ। चौथा, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधे नियंत्रण स्थापित किया गया। नेक्स्ट, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या उसके ब्यूरो के विषय में हो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के अनुसार जनरल लॉर्ड कॉर्निंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। अब हम लोग बात करेंगे 1861 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम के बारे में। इस अधिनियम की विशेषताएं। पहला, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कर्निंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है और 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य के रूप में नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। नेक्स्ट, 1892 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। दूसरा, इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। मॉल मिंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम परिषद के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और सार्वजनिक हित के लिए विषयों पर प्रस्ताव पेश करने के लिए पूरक प्रश्नों पूछने के लिए मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया।
इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मॉरले इंग्लैंड में भारत के सचिव मुख्य राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। 1919 का शासन अधिनियम, भारत का शासन अधिनियम, जो कि मांटिव चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी: पहला, केंद्र में द्विसदनात्मक विधिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, इनमें से 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों का अधिकार समान था, जिनमें सिर्फ एक अंतर था: बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार और निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कॉन्टेस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों के 2 उपवर्ग थे: आरक्षित और हस्तांतरित या आंतरिक। आरक्षित विषय वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, वायरल, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं। हस्तांतरित विषय थे: शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम किया जाना था, जबकि आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध प्रशासन प्रणाली को 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का अधिकार दिया गया कि वह भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन प्रावधान किया गया। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधारों सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ला भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्षों के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा के वायसराय का अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा गया। कुछ विषयों में संबंधित विधेयकों का विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीयों विधानसभा परिषद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए, पारित न किए गए या किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।